माय डियर स्टूडेंट, आज चलते हैं नए मानव जीवन की शुरुआत के संदर्भ में बात करते हैं। तो प्रकृति में हर जीव का जीवन एक छोटे से अंडाणु से शुरू होता है, लेकिन सभी जीवों के अंडे एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिए मानव के अंडे में पीतक बहुत कम होता है। अब पीतक क्या है? तो पीतक का अर्थ है अंडा का पीला भाग, जिसे पीतक भी कहते हैं या याक कहते हैं। तो पीतक में या याक में अंडक अंडाणु के अंदर पोषक पदार्थों का भंडार होता है, जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, खनिज इत्यादि होते हैं। जो एग्स होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं, जबकि मानव मादा में माइक्रोलिसाइथल टाइप का एक पाया जाता है और इसमें याक या पीतक कम होता है मादा फीमेल में। उसी प्रकार से जब हम मीसोलिसाइथिल एग की जब चर्चा करते हैं, इसमें याक मध्यम मात्रा में पाया जाता है, जैसे मेढक में। और माइक्रोलिसाइथल एग में पक्षी में पाया जाता है। माइक्रोलिसाइथल एग जो है पक्षी में पाया जाता है, जिसमें याक या पीतक बहुत होता है, परंतु मानव अंडाणु में याक की पीतक बहुत कम होता है, पीला भाग बहुत कम होता है, इसलिए इसे माइक्रोलिसाइथल एग कहा जाता है। यदि हम मेढक के अंडे में पीतक या याक की चर्चा करें, मेढक के अंडे में पीतक या याक थोड़ा अधिक होता है और पक्षियों जैसे मुर्गी के अंडे में पीतक बहुत। इस प्रकार अलग अलग जीवों में अंडों की बनावट और पीतक की मात्रा अलग अलग होती है। मानव शरीर में बनने वाला अंडाणु बहुत विशेष होता है। जब पुरुष के शरीर में लाखों शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं, जब हम मुर्गी के अंडे की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, तो मुर्गी के अंडे में बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो प्रोटीन होता है, लेकिन अंदर एक पीला भाग होता है जिसको याक या पीतक कहते हैं। तो उसी पीतक के आधार पर यहाँ बांटा गया है कि मानव में माइक्रोलिसाइथल टाइप का एक्स पाया जाता है। ये माइक्रोलिसाइथल मीन्स होता है इसके चारों तरफ समान मात्रा में, अंडाणु के चारों तरफ समान मात्रा में जो है पीतक या याक उपस्थित होता है। अर्थात जब समान मात्रा में उपस्थित होगा तो इसे हम मेसोलिसाइथल भी कहते हैं। मादा गैमीट्स की जब चर्चा करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह भाग होता है, जिसमें हम यह देखते हैं कि इसमें दो अंडाशय उपस्थित होते हैं। ये अंडाशय एक लिगामेंट से जो है, गर्भाशय की दीवार लिगामेंट से लटके होते हैं और इसका इसका जब अंडाशय में जब ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु बनते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। तो हम यहाँ पर एक अंडाशय जो निकल कर जाता है, इस अंडाशय की चर्चा करते हैं। तो यही अंडाशय जो है स्पर्म से जो है फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस अंडाशय में निम्न चारों तरफ जो स्तर होते हैं निम्न स्तर होते हैं। तो सबसे पहला स्तर है कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा जो है यह फॉलिकल कोशिकाओं की बाहर की परत होती है, बाहर की परत होती है और ये बहुत मोटी होती है। यह जो है कोरोना रेडिएटा, यह जो अंडाणुओं को पोषण तथा सुरक्षा देती है। इसके अंदर होता है जोना पेलुसिडा, यह ग्लाइकोजन की बनी होती है। इसका काम सही सही शुक्राणुओं को पहचानना और निषेचन में मदद करना होता है, जोना पेलुसिडा। और आता है अंदर, उसके अंदर जो है विटलाइन मेम्ब्रेन होती है, पीतक अस्तर होता है। ये पीतक अस्तर, सबसे अंदर पीतक अस्तर जो चारों तरफ अंडाणु में समान मात्रा में उपस्थित होते हैं चारों तरफ। इसीलिए मानव अंडाणु को जो है माइक्रोलिसाइथल तो बोलते ही हैं, इसको मेसोलिसाइथल भी कहते हैं, क्योंकि समान मात्रा में ये चारों तरफ उपस्थित होते हैं। उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियस होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 23 क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। इस अंडाणु का जब व्यास देखते हैं तो ये 100 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। अब सवाल उठता है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमने अंडाणु अर्थात फीमेल गैमीट्स के अंडाणुओं की चर्चा की। ऐसी भित्तियां होती हैं, बहुत सुरक्षा कवच के रूप में होती है। तो अब जब लाखों शुक्राणुओं में से जो शुक्राणु अंडाणु की परत को भेद देता है, वही उसके अंदर प्रवेश कर पाता है। शुक्राणुओं द्वारा भेदन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो शुक्राणु जब अग्नाशय या वेजाना से
अंदर पहुंचते हैं तो वो यूट्रस तथा फैलोपियन ट्यूब में एक लक्ष्य पर गमन या मूवमेंट करते हैं। इसी दौरान उसमें एक प्रक्रिया होती है। जैसे ही मानव का शुक्राणु वेजाइना द्वारा प्रवेश करता है तो वह वहाँ पर शुक्राणु का ट्रेनिंग हुआ करता है। वो ट्रेनिंग क्या है? कैप्सिएशन। कैपेसिएशन यह कहाँ होता है? ये गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में होता है। कैपेसिएशन में क्या परिवर्तन होते हैं? तो कैपेसिएशन एक टर्म है। तो कैपेसिएशन के दौरान शुक्राणु में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। शुक्राणु की बाहरी सतह पर कुछ प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल हट जाते हैं। कि बाहरी सतह पर कुछ प्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल स्तर हट जाते हैं और शुक्राणु की झिल्ली या मेम्ब्रेन सक्रिय और संवेदनशील हो जाती है। इससे शुक्राणु ओवम या अंडाणु की बाहरी परत को भेदने के लिए तैयार हो जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 5 से 7 घंटे में पूरी। सरल भाषा में कहें तो प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का निषेचन के लिए सक्रिय और सक्षम बनना कैपेसिएशन कहलाता है। तो यहाँ शुक्राणु जो है सक्षम हो जाता है अंडाणुओं को भेदने के लिए। जब पुरुष के शरीर से लाखों शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं, शुक्राणु है महिला के जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है कि हम अंडवाहिनी तक पहुंचे, अंडवाहिनी तक पहुंचे। वेजाइना के थ्रू जो है यूट्रस से होते हुए अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर स्पर्म और ओवम का मिलन होता है और उस स्थान को एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। अब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन क्या है? इसका क्या महत्व है? यही वह स्थान होता है जहां सामान्यतः निषेचन होता है। यहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं, इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन साइट कहा जाता है। सरल भाषा में फैलोपियन ट्यूब के 2 भाग होते हैं। जो अंडवाहिनी के 2 भाग होते हैं। एक होता है चौड़ा भाग जिसको एम्पुली बोला जाता है और एक होता है सकरा भाग जिसको इस्थमस बोला जाता है। इस जंक्शन को इस्थमस और एम्पुली जंक्शन को जहाँ जुड़ते हैं उसी को उन्हीं दोनों को या इन दोनों के मिलने की जगह एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहलाता है। यहीं पर अधिकतर निषेचन होता है। तो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन मोस्टली आकर्स एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, तो यहीं पर होता है। उधर मानव का शुक्राणु कैपेसिएशन के दौरान बहुत ही एक्टिव हो जाता है अंडाणुओं में भेदन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके जो बाहरी परत होती है जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर होते हैं वो सब जो है हट जाते हैं। हटने से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के पास पहुंचता है 2 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। उसमें जैसे ही क्रोमोसोम्स इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर पहुंचते हैं, कैपेसिएशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान वहां पहुंचा स्पर्म या शुक्राणु बहुत ही एक्टिव होता है। यहीं पर जब अंडाणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो यह क्रोमोसोम यह स्पर्म या शुक्राणु 2 प्रकार के मुख्य एंजाइम सिक्रेट करता है। उसमें होता है हाइलोरिनिडेज एंजाइम और दूसरा होता है एक्रोसिन एंजाइम। यह हाइलोरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन नामक एंजाइम अंडाणुओं के भित्ति को भेदने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या भूमिका निभाते हैं? हाइलोरोनिडेज यह एंजाइम कोरोना रेडिएटा सबसे जो बाहरी परत होती है, बहुत मोटी परत होती है, जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है इसको अलग कर देता है। यहाँ जो कोशिकाएं हैं इसको हटा देता है, अलग करता है, ऐसे शुक्राणु आगे बढ़ जाता है। अब दूसरा काम होता है कि स्पर्म या शुक्राणु से एक्रोसिन नामक एंजाइम जोना पेलुसिडा को घुलाने जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलोसिडा को जो है भेदने या घुलने का काम करता है। अब एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ये एंजाइम शुक्राणु के सिर के भाग में मौजूद एक्रोसोम से निकलते हैं। ये एंजाइम दोनों रोनिडेज एंजाइम ये जो है कोरोना रेडिएटा को पार करता है। यदि हम सरलतम भाषा में कहें
कि हाइड्रोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पार करता है। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहरी परत होती है ओवम या अंडाणु की, और जो एक्रोसिन होता है जोना पेलुसिडा को भेजता है। जोना पेलुसिडा इसके अंदर वाला भाग है। ये कार्यवाही होती कहाँ है? जो दोनों एंजाइम शुक्राणु के या स्पर्म के जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को भेजते हैं, ये होता कहाँ है? ये होता है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में होता है। अब वहीं पर दोनों की नर और मादा के जो केंद्रक हैं फ्यूज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनते हैं, और इसी जाइगोट से भ्रूण बनता है जो यूट्रस में आता है। और यही यूट्रस में जो भ्रूण बन करके आता है 9 महीने तक पेट में रहता है। 9 क्या 267 267 दिन का फीमेल का जो जन्म काल होता है 267 दिन। मस एम्पुली जंक्शन की चर्चा हो सकती है कि यहीं पर जो है निषेचन होता है।